नमस्कार। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपने इस उद्देश्य के साथ दूरदर्शन सदैव राष्ट्र सेवा और समाज सेवा हेतु अपने कार्यक्रमों के जरिए सदैव जनता की सेवा के लिए तत्पर रहा है। कोरोना नामक इस वैश्विक महामारी के समय में भी दूरदर्शन नए नए कार्यक्रमों के जरिए भारत सरकार की नीतियों, हरियाणा सरकार की नीतियों और माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जारी जरूरी हिदायतों को आप तक पहुंचाता रहा है। इस वैश्विक महामारी के समय में जिस प्रकार हमारे देश ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी एक एक बात को स्वीकार करते हुए नियम अपनाए हैं, निश्चित रूप से उन्हीं के कारण आज विश्व में हमारी छवि एक अग्रणी राष्ट्र के रूप में स्थापित हुई है। ऐसे योगी, तपस्वी और निस्वार्थ भावना से काम करने वाले प्रधानमंत्री हमारे देश को मिले हैं। निश्चित रूप से हर भारतवासी भाग्यशाली है। आज दुनिया के देशों में त्राही त्राही इस कोरोना नामक बीमारी ने मचाई हुई है। बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष संभल नहीं पा रहे हैं कि किस प्रकार अपने राष्ट्र को संभालें, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार, जिस संयम से, जिस प्रतिबद्धता से इस बीमारी को नियंत्रण करने के लिए रात दिन प्रयास किए हैं, उससे सारा राष्ट्र कृतज्ञ है, उनको नतमस्तक करता है। आज इस राष्ट्र में किन किन स्थानों पर किस किस प्रकार की हानि इस लंबे लॉकडाउन के कारण हुई है, उसकी भरपाई करना निश्चित रूप से विकसित राष्ट्रों के लिए भी एक समस्या बनी हुई है। परंतु हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके बारे में हिंदुस्तान की जनता जानती है, उनकी वाणी में एक सच्चाई छलकती है। उनके एक आह्वान पर आज हर हिंदुस्तानी तन मन धन से जिस प्रकार उनके आह्वान पर बढ़कर आगे आया है और समर्पण की भावना से तन मन धन से राष्ट्र सेवा में लगा हुआ है, वो प्रशंसनीय है। ऐसे ही आज हम अपने एक कार्यक्रम प्रेरणा के स्रोत के माध्यम से आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसे मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले सरकारी कर्मचारी से, जो कि सेवानिवृत्त होकर हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में अपनी सेवाएं दे रहे थे और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर तब तक सैलरी ना लेने का प्रण लिया है कि जब तक मेरा राष्ट्र इस महामारी से निजात नहीं पा जाता। और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर मानवता और इंसानियत दिखाते हुए ये भी प्रण लिया है कि मेरे मकान में रहने वाले किराएदार से मैं मासिक किराया नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे मेरे प्रधानमंत्री जी ने ऐसा करने के लिए अपने राष्ट्रीय संबोधन में आग्रह किया है। तो हम मिलवा रहे हैं हरियाणा के प्रसिद्ध रंगकर्मी और एक सेवानिवृत्त मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखने वाले एक प्रतिभाशाली और एक दानवीर, मैं तो कहूँगा, जो कि प्रेरणा के स्रोत हैं, जिससे आप और हम सब प्रेरणा ले सकते हैं, आनंद जी से। आनंद जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। निश्चित रूप से हिसार दूरदर्शन आपको अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपकी भावना का, आपकी राष्ट्र को जो समर्पण की भावना है आपकी, उसको सलाम करता है। आज सारा समाज, विश्व भौतिक चीजों की लोलुपता के वश में है और इस प्रकार से धन का त्याग करना निश्चित रूप से सराहनीय है। सर, मैंने कोई त्याग नहीं किया, मैंने कोई बलिदान नहीं किया। मैंने तो किया है तो केवल ये किया है, जब मैंने दूरदर्शन पर माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन देखा, कितनी विनम्रता से हाथ जोड़कर, कितने साफ गोई से, कितनी सच्चाई से, और वो सच्चाई ना उनके केवल शब्दों में थी, बल्कि वो सच्चाई उनके चेहरे से भी झलक रही थी कि देशवासियों, संकट की इस घड़ी में हमारे देश का कोई भी नागरिक भूखा ना रहे, हमारे देश का कोई भी नागरिक
किसी भी तरीके की समस्या से ग्रसित ना हो, ये केवल और केवल हर आदमी को सोचना होगा। जब उन्होंने ऐसा संबोधन किया तो मुझे एक झटका लगा, मुझे एक खलबली हुई कि मैं भी तो इसी देश का नागरिक हूं, ये जिम्मेदारी मेरी भी तो है कि राष्ट्र ने मुझे इतना सब कुछ दिया हाँ, है, राष्ट्र ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, मेरी भी जिम्मेदारी है, और तभी मैंने ये निर्णय लिया। और आज इसके साथ आनंद जी के देश दुनिया ही इस से जूझ पाने में असमर्थ है, क्योंकि आर्थिक रूप से भी सभी देश अपने आप को संभालने में बड़े विचलित नजर आ रहे हैं। देखिए सतीश जी, बात ये है कि आर्थिक रूप की एक सीमा होती है आदमी का जीवन यापन करने के लिए, लेकिन जीवन यापन जिसका सहज तरीके से हो रहा है, उसके बाद भी अगर वो आर्थिक लालसाएं पाल रहा है तो वो राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है। क्योंकि इंसान की इच्छाएं तो कभी पूरी होती ही नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। अगर मेरे पास कार है तो मैं सोचूंगा कि जहाज जो है ठीक है, अच्छी सोच सोचो, इंसान को आगे की तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन राष्ट्र के आगे जो कुछ भी सभी नगण्य है। जब राष्ट्र मुसीबत में है तो हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो आगे बढ़ चढ़ के आए। तो निश्चित रूप से आपने ये जो मिसाल प्रस्तुत की है, ऐसे ऐसे और भी सारे सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, दुकानदार, और यहाँ तक कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि रोजी रोटी कमाने वाले रेहड़ी वाले भी एक दूसरे को साथ दे रहे हैं इस संकट की घड़ी में। देखिए सतीश जी, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम इतने महान देश के नागरिक हैं जहां धर्म, कला, संस्कृति ने इंसानों को बहुत सहज बना दिया है, उनकी लालसाओं को बांध के, और उन्हें यह भी बता दिया है कि तुम्हारी लिमिट क्या होनी चाहिए, और आज वो उसी लिमिट से आगे आ रहे हैं। कितने बड़े बड़े दानवीर आगे आए हैं, कितने बड़े बड़े सामाजिक संस्थाएं आगे आई हैं, कितनी बड़ी बड़ी धार्मिक संस्थाएं आगे आई हैं। सब लोग कंधे से कंधा मिलकर चल रहे हैं इस देश को इस संकट की घड़ी से उबारने के लिए। और ये बार बार जैसे जैसे बीच बीच में माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधन के लिए आते हैं, वो सुप्त होती हुई राष्ट्र चेतना को एक बार फिर से जागृत कर जाते हैं। क्या बात। कभी उन्होंने 22 तारीख को जो सबसे पहले जनता कर्फ्यू लगा था, उसके शाम के समय थालियां, तालियां, शंख, घंटियों से स्वागत किया गया। किनका? हमारे कोरोना योद्धाओं का, हमारे उन डॉक्टर्स का, हमारे उन नर्सिस स्टाफ का, हमारे सफाई कर्मियों का, और हमारे सुरक्षा बलों का। निश्चित रूप से इस बात ने आनंद जी मेरी भी आत्मा को छुआ कि जो आदमी अपने जीवन को खतरे में डालकर कोरोना से पीड़ित लोगों के बीच में जाकर उनका इलाज कर रहे हैं, कि निश्चित रूप से उनका सम्मान होना चाहिए। और उससे और भी लोग प्रेरित होते हैं कि जब राष्ट्र अध्यक्ष, राष्ट्र को चलाने वाली सबसे बड़ी शख्सियत उनको नमन करे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये। और यहाँ क्योंकि शीर्ष से जब कोई भी आदमी प्रेरणा लेता है, शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्तियों से प्रेरणा लेते हैं। और निश्चित रूप से जब शीर्ष पर एक त्यागी तपस्वी शख्सियत हो तो उस देश का सौभाग्य ही होता है। यहाँ मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा सतीश जी, कि आपका दूरदर्शन का स्टाफ भी कम साधुवाद का पात्र नहीं है, क्योंकि आप भी तो उस मुसीबत के प्रदेश में घुसते हो, आप भी तो उस समस्याग्रस्त जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करते हो, और फिर वो रिपोर्टिंग करके लोगों तक वो सारी पहुंचाते हो। आप भी बधाई के पात्र हैं। हमारा तो दूरदर्शन का बहुजन हिताय, हर दूरदर्शन और आकाशवाणी का हर केंद्र अपने दायित्वों के प्रति सजग है। हमारे को दिन प्रतिदिन तरह तरह की हिदायतें जैसे समाज के लिए जारी होती हैं, हमारे विभागीय भी हिदायतें जारी होती हैं, तो वो भी हमारे को निश्चित रूप से हमारी अथॉरिटी समय समय पर जगाती रहती हैं। लेकिन आप लोग जो समाज के निर्माण में आप जैसी शख्सियतें लगी हुई हैं, क्योंकि एक सच्चे भारतीय के नाते आपने जो ये कदम उठाया है, निश्चित रूप से कि आपके अच्छे संस्कार हैं। हम चाहेंगे कि आज राष्ट्र में अच्छे संस्कार बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता है, क्योंकि इस वैश्विक महामारी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, हमें बहुत कुछ
आगे सीखने को इससे मिलेगा। आज हमारा लाइफस्टाइल, जीवन जीने का जो तौर तरीका है, मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से बदलेंगे। तो ये महामारी क्या लेके आई है हमारे लिए, इससे हम क्या क्या शिक्षा ले सकते हैं, क्योंकि आप दिल की गहराइयों से समाज के प्रति मैं मानता हूं कि समर्पित व्यक्तित्व हैं। सतीश जी, आपने मेरी दुखती रग पे हाथ रख दिया है कि ये महामारी क्या लेके आई है हमारे लिए। ये महामारी वो महापरिवर्तन की दिशा लेके आई है जिस पर भारत देश आज चल रहा है। देखिए, हमारे देश के नागरिकों का जीवन शैली एकदम से परिवर्तित हो गई थी, मशीनी बन गए थे सब लोग। भाग दौड़, आपाधापी, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सारे संबंध, रिश्तेदारियां, सब चीजें हम त्याग चुके थे, सब खत्म हो गए थे। इवन अपने परिवार के लोगों से मिलने तक का समय हमारे पास नहीं था। लेकिन इस महामारी के संकट ने जहां हमें मुसीबतों में डाला है, वहां हमें एक बहुत बड़ा सबक भी दिया है, और वो सबक है मिलकर चलने का, एक दूसरे के संबंध की भावनाओं की कद्र करने का, चिंतन करने का मौका दिया है, उन्हें सोचने का, उन्हें समझने का, उन्हें अपनी बातें बताने का। अब ये देखिए, आज महामारी के दौर में पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ है। हमें पता ही नहीं था रिश्ते क्या हैं। हमारी जो नई पीढ़ी है उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं पता। कितना अच्छा मौका दिया है परमात्मा ने। मैं आपको आनंद जी बताना चाहूँगा, अपना एक शेयर करना चाहूँगा कि मैं जब पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहा था, तो उस समय में मोबाइल फ़ोन नहीं थे, तो रात को कतार लगती थी फ़ोन करने के लिए। तो मैं भी हरियाणा में अपने परिवार से बात करने के लिए रात को एसटीडी बूथ के ऊपर रात को लाइन में लग जाता था कि अपने परिवार से बात करूँगा। तो वहाँ मैंने एक बच्चे को देखा, तो वो डेली शाम को फ़ोन करने के लिए आता था। तो मैंने उसको कहा कि बेटे तुम कहाँ के हो? तो उसने बताया कि मैं हिसार से हूँ। तो मेरा परिवार हिसार में है और मैं मम्मी पापा से बात करता हूँ। तो मैंने कहा कि तुम पहले हिसार में रहते थे? बोले कि उस बच्चे ने मुझे बताया कि मेरी शिक्षा दीक्षा, पहले तो मैं शिमला किसी अच्छे स्कूल में मैंने स्कूलिंग की, फिर मैंने कॉलेज वहाँ से किया, और अब मैं हायर स्टडी पूना में कर रहा हूँ। तो मैं तो सर घर से बाहर ही रहा हूँ। तो कितना मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम अपने बच्चों को त्याग चुके हैं एक किस्म से, सिर्फ भौतिकवाद में लगे हुए हैं। और आज तो परिस्थितियां ये हो गई थी कि हम सारा दिन अपने व्यापार में, धन कमाने में लगे रहते हैं, बच्चों से फुर्सत ही नहीं मिलती। इस महामारी के समय में कुछ नेचर ने, प्रकृति ने हमें ऐसा बांध दिया है कि नहीं, तुम जो चीज छोड़ चुके थे चलो घरों के अंदर रहो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। जिन जानवरों को हम मार के खा रहे थे, आज हम वो खुले घूम रहे हैं और हम घर में हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात है। ये केवल इस वैश्विक महामारी का ही कारण है कि आज हम एकत्र कर दिए हैं। जो बिखरे हुए थे, जो टूटे हुए थे, जो खंडित हो गए थे, हमारी आस्थाएं खंडित हो गई थी, हमारा ईमान खंडित हो गया था, हमारा प्यार खंडित हो गया था, हमारा स्वभाव भी खंडित हो गया था। हम मशीनी मानव बन गए थे। लेकिन इस वैश्विक आपदा ने हमें एक बार फिर से भारत का नागरिक बनाया। वो नागरिक जहाँ प्रेम की भाषा बोली जाती है, वो नागरिक जहाँ संबंधों की कद्र है, वो नागरिक जहाँ हमारे संस्कारों का सम्मान है, और उन संस्कारों के सम्मान से ही ये राष्ट्र इतना ऊंचा बना है। और इस राष्ट्र को ऊंचा बनाने में मैं एक बार फिर से, माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे याद आ रहे हैं कि उस शख्सियत ने अपना सर्वस्व त्याग रखा है। 24 घंटे केवल और केवल राष्ट्र के लिए सोचना, और ऐसे करामाती पड़ाव वो हमारे बीच में लेकर आए। उसके बाद 5 तारीख को उन्होंने, 5 अप्रैल को उन्होंने रात के 9 बजे 9 दिए मोमबत्तियां जलाने का आह्वान किया। अंधेरी घुप रात, और उसमें जब दिए टिमटिमाए तो खुशियों की ही नहीं, एक उत्कंठा की। यानी कि प्रधानमंत्री जी ने इस मुसीबत की घड़ी के समय में भी अपने नागरिकों को एक दिया जला के दिखाया कि हम इस अंधकार को इस दिए के माध्यम से, यानी कि एकता रूपी दिए के माध्यम से एक होकर हम दिए जलाएंगे तो इस कोरोना रूपी अंधकार को हम समाप्त कर सकते हैं। ये उनका मकसद इतने गहराई,
इसमें छुपी हुई है। उन्हें पता था लोगों को जागृत कैसे करना है, और ये जागृति का एक प्रतीक था, जागृति का एक माध्यम था। उन्होंने जागृत किया पूरे राष्ट्र को, और फिर पूरा राष्ट्र फिर रोशनी में नहा उठा, उन दियों की रोशनी में। और वो दिए की रोशनी हमारी केवल उस रात की नहीं थी, आने वाले वर्षों के लिए भी वो। प्रधानमंत्री जी की इस बात को सारे विश्व ने सराहा। हाँ बिल्कुल, आज हर बात को हमारे प्रधानमंत्री जी की कि वो ग्रेट मोटिवेटर है। हाँ। उन जैसा समाज को, देश को एक सूत्र में बांधने वाला विश्व में आज कोई देखिए नेता नहीं है। सतीश जी, हम तो विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में आते हैं। हमसे बहुत बड़े बड़े राष्ट्र आज त्राही त्राही मची हुई है वहां। जिस तरह से पहले युद्धों में कत्लेआम होता था, ठीक उसी तरह से ये कत्लेआम कत्ल नहीं दिखा रहा है, लेकिन आदमी तो मर ही रहे हैं, आत्माएं तो मर ही रही हैं। मृत्यु दर लगातार विकसित देशों में बढ़ रही है। विकसित देशों में बढ़ती जा रही है, और हमारे यहाँ कितना जबरदस्त अंकुश लगाया है, केवल सोच के कारण। प्रधानमंत्री जी के लगातार दिए गए आह्वानों और जनता से संवाद के कारण, जागरूकता के कारण, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे सोने नहीं देना है। अगर मेरा राष्ट्र सो गया तो यह बीमारी हावी हो जाएगी। हाँ, तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। वो उनको पता है कि इस राष्ट्र को कैसे जिंदा रखना है, इस राष्ट्र को कैसे आगे ले जाना है, इस राष्ट्र को कैसे वैश्विक शक्ति बनाना है। आनंद जी, मैं विशेष करके बताना चाहूंगा कि मैं गांव में जाता हूं। अब ये फसल कटाई के बारे में जब मैं गांव में गया तो निश्चित रूप से मैं इतना प्रभावित हुआ कि मुझे ये चिंता थी, गांव के लोग शायद लॉकडाउन की इस गहराई को, इस बीमारी की गहराई को नहीं समझेंगे, लेकिन आज गांव का एक एक व्यक्ति शहर से भी ज्यादा लॉकडाउन की हिदायतों का पालन कर रहा है। मैं आपकी बात और का गांव गांव के एक एक व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमें बचा लिया। भाई, मैं बूढ़ी औरतें ये कहती हैं, भाई मोदी जी ने हमें बचा लिया। तो मुझे खुशी होती है कि आज सोशल मीडिया और संचार के माध्यमों के कारण ये सब संभव हो सका, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने पंचायती दिवस के अवसर पर भी लोगों को जिस प्रकार से मोटिवेट किया कि दिए तो जलाने वाली बात थी ही, उन्होंने सरपंचों से, ग्राम वासियों से बातचीत करते हुए ये बताया कि ये मौका है हमारे लिए, हिंदुस्तान के लिए मौका है कि हम लघु उद्योगों को के जरिए आज दुनिया का एक बड़ा बाजार हिंदुस्तान में विकसित करेंगे और दुनिया को चिकित्सा उपकरण सप्लाई करेंगे। और लघु उद्योग से जुड़ी जो ग्रामीण अंचल में चीजें हम खुद बना सकते हैं, उन्होंने एक गांव को विकसित करने के लिए जो फार्मूला सरपंचों को बताया और उनसे सहयोग की अपील की, निश्चित रूप से सराहनीय है। उन्होंने ये कहा कि ये बीमारी हमें बताती है कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर ये बीमारी ये हमें सबक देती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि हमें अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, ये समय आ गया है। आज हमें हमारे गांव विकसित करने पड़ेंगे, ब्लॉक विकसित करने पड़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट विकसित करने पड़ेंगे, राज्य विकसित करेंगे और राष्ट्र विकसित करना पड़ेगा। क्योंकि इससे भी अगर कोई बड़ी वैश्विक महामारी आई तो हम कोई एक दूसरा राष्ट्र, बहुत कम राष्ट्र हैं जो किसी को ऐसे मौके में, क्योंकि उनको खुद संभलने का मौका नहीं मिलता, खुद फंसे हुए होते हैं, खुद नहीं मिलता, तो हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा हर तरह से माध्यम में। और ये निश्चित रूप से हमारे देश के हर नागरिक ने ये करके दिखाया है। ये जो मास्क हमने शुरू में देखा कि सरकार और प्रधानमंत्री जी तक ने ये कहा कि भाई ये सबको उपलब्ध करवाना है, तो इसको 10-12 रुपए थी, आज ये 1.5-2 रुपए। और अब हमारी माँ बहनें, यहाँ तक कि हमारे माननीय राष्ट्रपति जी की मैडम भी उसको खुद सीलते हुए है एक उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। वो भी हमारे लिए धन्यवाद की पात्र हैं कि उन्होंने इतने बड़े पद पे होते हुए राष्ट्रपति भवन में वो सिलाई की मशीन से मास्क बना रहे हैं। तो उनकी प्रेरणा से आज घर घर में हमारी माँ बहनें मास्क बनाकर दे रही हैं। और आज गाँव
गांव कस्बे और कहीं भी कोई गरीब व्यक्ति भी बिना मास्क के हमें नजर नहीं आ रहा। और यहाँ एक बात और भी जो प्रधानमंत्री जी ने हमें बड़ी सहजता से बता के, पता भी नहीं लगा कि भाई आपके पास मास्क नहीं, कोई बात नहीं, आपके पास एक कपड़ा हो, आप उसी से अपना मुंह ढक लें। हमारी ग्रामीण अंचल की महिलाएं तो हमेशा सर पे चुन्नी रखती हैं, वो अपनी चुन्नी से ही मुंह ढक लें। लेकिन केवल आपका कर्तव्य यह है कि आप घर से बाहर निकलेंगे मुंह ढक के निकलेंगे, चाहे वो मास्क हो, चाहे चुन्नी हो, चाहे परना हो, चाहे कपड़ा हो, चद्दर हो, कोई भी ऐसा आवरण हो जिससे आपका मुंह ढका हुआ हो, आप सेफ रहेंगे। इसके साथ ही मैं समाज के हर वर्ग के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जिसका जितना सामर्थ्य है राष्ट्र के लिए आगे आए। अपना पेट सबका भरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे प्राणी हैं जिन्हें साधन उपलब्ध नहीं है। हमारी जिम्मेदारी बनती है हम उनकी सहायता करें। हम हर संभव, अगर वो बीमार है उनके लिए दवाइयों का व्यवस्था करें, अगर उन्हें रोटी नहीं है तो रोटी की व्यवस्था करें, अगर उन्हें फिलहाल उनके पास कोई ठहरने का साधन नहीं है तो हम अपने संसाधनों से, पंचायत के संसाधनों से, शहर में अथॉरिटीज़ के संसाधनों से उनके लिए रहने की समुचित व्यवस्था करें, जिससे वो भटक कर इस खतरनाक बीमारी में ना फंस जाएं। ठीक इसी तरह से मेरा एक और नम्र निवेदन है, हम हरियाणा प्रदेश के निवासी हैं। हरियाणा प्रदेश एक पशु प्रेमी प्रदेश भी है। यहाँ पशु को धन कहा जाता है। पशु धन है हमारा। जिस तरह से हमारा खेती धन है, उसी तरह से हमारा पशुधन भी है। तो हमें उस पशुधन की भी रक्षा करनी है। और पशुओं के साथ साथ अनेक प्रजातियों के पक्षी भी हमारे यहाँ मौजूद हैं। मोर है, तोता है, चिड़ियाएँ हैं दुनिया भर की। तो हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है, ऊपर एक तो गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, उन पशु पक्षियों के लिए चारे की व्यवस्था करें, जो चिड़िया हैं, जो जानवर हैं, उनके लिए दाना डालें, पानी समुचित व्यवस्था करें। हम इन सारे प्राणियों को एक साथ लेके चलेंगे, तभी हमारे राष्ट्र का उद्धार होगा। और आज इतना बड़ा दिन है महात्मा बुद्ध जी का, आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए यही बताया कि ये करुणा का देश है, ये मानवता का देश है, ये भलाई का देश है। इस देश को हम तभी आगे ले जा सकते हैं जब हम अपने मन में एक दूसरे की सहायता की ठानेंगे। मैंने जो कुछ भी किया है ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है। राष्ट्र के प्रति मेरा नैतिक दायित्व है, मेरा इंसानियत के प्रति भी नैतिक दायित्व है। मानवता इसी को कहते हैं। और मैं अपने सभी उन साथियों से निवेदन करता हूं जो मेरी तरह से मेरी स्थिति में हैं, वो भी आगे आएं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। प्रधानमंत्री जी का हमेशा ये होता है कि धर्म के बारे में, जैसे मैंने उनको पढ़ा कि धर्म अच्छी चीजों को धारण करने का एक नाम है। बिल्कुल, कि हम अच्छी चीजें धार्य को तो धारण करें। धार्य तो धर्म है, धर्म धारण करना ही धर्म है। और धारण क्या करना है? इंसानियत। धारण क्या करना है? नैतिकता, भाईचारा, प्यार, प्रेम, एक दूसरे का सहयोग देना, ये धारण करना है। ये चीजें जब हमारे पास हैं, हम संसार में किसी से कम नहीं है, हम सबसे विकसित राष्ट्रों से भी आगे हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार है, जज्बा है, सम्मान है। ये सम्मान ही हमें आगे लेके जा रहा है। और यही सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री जी बार बार लोगों के बीच में जाते हैं, उन्हें उनकी सुप्त चेतना को बहुत धीरे से जागृत करके फिर साइड हो जाते हैं और देश फिर आगे बढ़ जाता है। और ये करिश्मा, और जहाँ ढीला देखते हैं फिर आ हमारे जाते समाज के अच्छे प्राणियों के उदाहरण देकर कि इन जैसा बनो, भगत सिंह जैसे बनो, चंद्रशेखर जैसे बनो, कि जो कि निस्वार्थ भावना से जिन्होंने राष्ट्र को समर्पित होते हुए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी, बिल्कुल उनके बारे में हमारे प्रधानमंत्री जी जब संबोधन करते हैं तो निश्चित रूप से आज देश का युवा प्रधानमंत्री जी को सर आंखों पर बिठाकर उनकी बातों को मान रहा है। सर, केवल युवा नहीं, आज छोटे छोटे बच्चों की जबान पर एक नाम है, मोदी मोदी मोदी। जिन्हें शायद और कुछ पता ना हो कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये पता कि ये वो शख्सियत है जो पूरे देश को मंत्रमुग्ध किए हुए, ये वो शख्सियत है जो पूरे देश को आगे लेके चल रही है। आनंद जी, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कई बच्चों को रिकॉर्ड किया है,
वो जिस दिल से मोदी जी को प्यार करते हैं, उनके बारे में गीत गाते हैं, उनकी चाहे पेरेंट्स ने उनको गीत बना के तैयार करके दिए, लेकिन वो बच्चे बच्चे के अंदर दिल में समाये हुए हैं। बूढ़े बुजुर्गों के लिए जब प्रधानमंत्री जी ने कहा राष्ट्र के युवाओं को और सभी दंपतियों को कि बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना है, तो बुजुर्गों के अंदर एक चेतना मैंने देखी। बिल्कुल कि प्रधानमंत्री जी हमारी कितने करते हैं, और ये नैतिक, जब हम भूल गए थे कि बुजुर्गों की तरफ ध्यान देना समाज छोड़ रहा है, उन्होंने इस चीज को महसूस किया। विशेषकर उन्होंने अपने संबोधन में बुजुर्गों का नाम लिया और लोगों से हाथ जोड़कर अपील की कि इस महामारी में संक्रमित बुजुर्ग ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। उन्होंने स्पेशल संबोधन किया, तो आज बुजुर्ग दिल से उनके लिए दुआएं दे रहे हैं। सर, बात यह है कि बुजुर्ग हमारी वो धरोहर है जो हमें पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने वाली है। अपने एक्सपीरियंस से हमें सिखाती है, अपने ज्ञान से, अपने अनुभवों से, अपने दुख कष्ट जो उन्होंने झेले हैं, ताकि आने वाली पीढ़ियां ना झेल सके, आने वाली पीढ़ियों को वो दुख कष्ट ना झेलने पड़े। वो बुजुर्ग ही तो है। वो बुजुर्ग हमारे प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि वो संपत्ति है जो कि मिल रही है मात्र सेवा करने से, क्योंकि वो एक हमारे लिए धरोहर के रूप में है। हमें क्यों नहीं उनकी सेवा करनी चाहिए? हमें उनकी सेवा करनी चाहिए जी, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया, वो हमें यहाँ तक लेके आए, यहाँ हम आज जिस स्थिति में हैं उन्हीं के आशीर्वाद से हैं। तो अब हमारा नैतिक दायित्व बनता है हम उन बुजुर्गों की हर समय सेवा भाव बनाए रखें। हम जिस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हर मौके पर जाके माँ के चरण छूते हों, बहुत तो बड़ी निश्चित रूप से प्रेरणा समाज के हर बच्चे को मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, कि माँ के चरणों में ईश्वर का वास है। सब कुछ है माँ के चरणों में ही है। जो कुछ भी है, हम जो कुछ भी है माँ के आशीर्वाद से ही आगे आए हैं। तो प्रधानमंत्री जी के साथ माँ का आशीर्वाद है। उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति भी, जिस दिन वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जाके संसद के जाके द्वार पर झुककर उनको नतमस्तक होकर अपना अभिवादन दिया। तो कितनी बड़ी बात है। मैंने अपने जिंदगी में किसी प्रधानमंत्री को संसद के डोडी पर झुकते हुए देखा। निश्चित रूप से मैं बड़ा प्रभावित हुआ। कारण ये है सतीश जी, उन्होंने उसको महज संसद नहीं माना है, उन्होंने उसको मंदिर माना है। क्या बात है। वो इस देश के मंदिर हैं, संसद महज संसद नहीं है। वो कहते हैं कि ये मंदिर है और मंदिर में पवित्रता होती है, मंदिर में पावनता होती है, मंदिर में हर वो बड़ी शख्सियत है, मंदिर में हर वो बड़ी ताकत है जो हमें शुद्धता देती है, जो हमें राष्ट्र को ऊपर लेके आने में ताकत देती है। तो निश्चित रूप से ये एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में वो उनका हर काम प्रेरणा का स्रोत है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक बात है। कितना ज्ञान उनके अंदर छलकता है, उनकी बातों में, उनके बोलने में एक देश के प्रति समर्पण छलकता है। बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे तो हमेशा ये लगता है। आनंद जी, इस कोरोना महामारी के समय में माननीय प्रधानमंत्री जी के व्यक्तित्व और उनके संबोधनों और संवादों ने तो आपको प्रेरित किया ही, जो आपकी आत्मा जागृत हुई राष्ट्र के प्रति। और किन बातों को इस कोरोना महामारी के समय में आप शेयर करना चाहेंगे? इस विषय में सतीश जी मैं बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ जो टीम जुड़ी हुई है, जो प्रशासनिक अधिकारी जुड़े हुए हैं, वो प्रशासनिक अधिकारी जो जमीनी स्तर से रोज डाटा इकट्ठा करते हैं, रोज आंकड़े इकट्ठे करते हैं, जानकारियां इकट्ठे करते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाते हैं, जिनका आकलन प्रधानमंत्री जी बहुत गंभीरता से करते हैं। और मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं हमारी उस प्रशासनिक टीम का भी जो जिला स्तर पर काम कर रही है। वो भी हमारे उसी तरह से योद्धा हैं, कोरोना योद्धा हैं, क्योंकि वो भी दिन रात माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार, सोच के अनुसार आम आदमी की हर मूलभूत समस्या से जूझ रहे हैं। उनको राशन मुहैया करवा रहे हैं, आर्थिक मदद, उनको दवाइयाँ मुहैया करवा रहे हैं, उनको आर्थिक सहायता दे रहे हैं, या उनकी कोई भी समस्या है उस समस्या से वो बहुत सहजता से, स्पष्टता से और बड़े प्रेम प्यार से जूझ रहे हैं।
और इस राष्ट्र को निरोग बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। और एक विशेष आभार मैं भारत की जनता, भारत के एक एक नागरिक का भी करना चाहता हूं, जिन्होंने इस वैश्विक समस्या को अपनी समस्या माना, व्यक्तिगत समस्या समझकर लॉकडाउन के हर कदम को सराहा, लॉकडाउन के हर कदम पर उन्होंने सहयोग दिया और आगे भी वो इसी तरह से देते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार मैं प्रधानमंत्री जी कर रहा हूं कि हमें इस संकट की घड़ी में आप इतनी ताकत दे रहे हैं। निश्चित रूप से डॉक्टर आनंद, आपके ये विचार माननीय प्रधानमंत्री जी और देश की जनता के प्रति आपके समर्पण की भावना, जो आप प्रेरणा के स्रोत बने आज हमारे समाज के लिए, मैं आपका पुनः एक बार दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं और ये कामना करता हूं कि ऐसी मुसीबत की घड़ी में मेरे राष्ट्र में आगे भी इस प्रकार के प्रेरणा के स्रोत पैदा होते रहें, जो सिर्फ जिनके लिए राष्ट्र सेवा ही परम धर्म हो। तो आनंद जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।